तो बच्चों, आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक रहेगा वर्त, क्षेत्रफल और उसकी परिधि। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 15 है, राजस्थान बोर्ड की जो हमारी बुक है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 में सबसे पहले हमें बात करनी होगी वर्त के बारे में, और फिर हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे और फिर हम सवालों पे आएंगे। बच्चों, सबसे पहले वर्त का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्त क्या होता है। देखो बेटा, वर्त जो है, जैसे ये समतल बोलते हैं, इसको हम समतल ली आकृति है वर्त एक, और ये इसका केंद्र है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलें, ये स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु से ये सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु हैं। मैंने क्या बोला आपको? स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का पथ जो होता है वो वर्त कहलाता है बच्चों। ठीक है, स्थिर बिंदु यहाँ पे ये है, ये समान दूरी पर है सब, इसको हम वर्त बोलेंगे। वर्त का जो संपूर्ण घेरा है, वर्त का जो संपूर्ण घेरा है उसको हम परिधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है? वर्त की परिधि कहलाता है। जैसे ये वर्त की परिधि हो गई। ठीक है, ये केंद्र हो गया। जो स्थिर बिंदु हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु क्या चीज होती है? वर्त का केंद्र होता है ये स्थिर बिंदु। ठीक है, इसके बाद हम बात करें त्रिज्या क्या होती है। ये केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मतलब ये त्रिज्या आपको समझ में आ गया होगा। केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या के बाद एक शब्द आता है हमारे पास, व्यास। यहां लिख देते हैं इसको, त्रिज्या हो गया। व्यास क्या होता है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएं और वो रेखा केंद्र से गुजरे। कहीं भी मिला सकते हैं, जैसे मैं परिधि के यहां से यहां मिलाऊं और ये रेखा केंद्र से गुजरे तो इसको हम व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। देखो, आपको यहां से समझाएं वापस। ये वर्त है, ये केंद्र है। यदि ये त्रिज्या है तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये भी तो त्रिज्या हुई। ये पूरी यदि सरल रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये कैसी रेखा है? सरल रेखा है। तो बच्चों इसको व्यास बोलेंगे। और व्यास जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया। समझ गए? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे जीवा की। जीवा सिंपल सी है कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखो, मैं इसकी परिभाषा लिखूं एक बार। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिया साहब, ये तो ये क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, जीवा समझ में आ गया, लेकिन ये व्यास जो है ये भी तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है। केंद्र से गुजरता है वो अलग चीज है, लेकिन ये परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है, मतलब इस परिभाषा को संतुष्ट करता है। तो मतलब बेटा, जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है वो? सबसे बड़ी
जीवा होती है। ये वर्त के बारे में एक सामान्य जानकारी हमने पढ़ी है। अब इससे हम थोड़ा सा मेंसुरेशन, मतलब जो क्षेत्रफल और उसकी परिधि की हम बात करेंगे, हम उस पर चलते हैं। और बाकी जो और भी वर्त के बारे में जो जानकारी है वो 12वें चैप्टर जो ज्यामिति का अध्ययन करेंगे वहाँ भी मिलेगी हमको। देखो बेटा, आगे अब क्षेत्रफल में बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले यहाँ समझा रहा हूँ कि पाई क्या चीज़ होती है। ये पाई बहुत काम आता है, आपने सुना भी है, आपने प्रयोग भी लिया होगा कि पाई जो है 22/7 इसका मान होता है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कि ये पाई क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? बस पाई तो पाई होता है, लेकिन देखो आप इस चीज़ को समझो कि ये वर्त है। क्या है ये? वर्त। इसको वर्त की परिधि बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलोगे आप? वर्त की परिधि। और ये केंद्र है तो इसको आप क्या बोलोगे? व्यास। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, मैं यदि अभी बड़ा वर्त बना दूं तो उसकी परिधि भी बड़ी हो जाएगी और उसका व्यास भी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं अभी मान लो इतना बड़ा वर्त बना दूं तो परिधि भी बड़ी हो गई, इसका घेरा भी बड़ा हो गया और इसका व्यास भी बड़ा हो गया। मैं छोटा बना दूं तो परिधि भी छोटी हो गई, व्यास भी छोटा हो गया। यदि इन दोनों का अनुपात निकाला जाए, परिधि और व्यास का अनुपात निकाला जाए, तो ये जो अनुपात है ये हमेशा एक जैसा आता है, ध्यान रखिएगा। परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो अनुपात क्या होता है? एक स्थिर राशि आता है, फिक्स वैल्यू आती है। इस मान को ही हम क्या कहते हैं? पाई बोलते हैं। बेटा याद रखना, आपसे कोई पूछ लेना कि पाई क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसे हम पाई बोलते हैं। बस समझ गए? इसका मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमारे पास काम आएगा। यहां से हमारे पास परिधि का सूत्र आ जाएगा। बेटा देखो कैसे, परिधि बटा व्यास को मैंने समझाया अभी आपको, क्या होता है? 2r और पाई। तो परिधि का सूत्र हो गया 2πr। देखिए परिधि का सूत्र क्या हो गया? 2πr। तो आप याद रखेंगे, सूत्र स्टार्ट हो गए हमारे। वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। चलिए आगे। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। याद रखिएगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे अर्धवर्त की। अर्धवर्त क्या होता है? कोई भी वर्त हमारे पास हो, यदि व्यास कोई रेखा है, व्यास वर्त को 2 भागों में बांट देती है। व्यास जो होता है उसको क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। तो हर एक भाग जो होता है वो अर्धवर्त कहलाता है, आधा भाग मतलब आधा वर्त। ठीक है। तो देखो अब इसके हम सूत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों πr, क्योंकि 2πr तो पूरी होती है, आधे कर देंगे तो πr। एक सूत्र हमें और पढ़ना है यहाँ, अर्धवर्त का परिमाप। अर्धवर्त का परिमाप। देखो परिमाप शब्द से क्या मतलब है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। परिमाप का मतलब है पूरा चक्कर। ये तो πr है, ये r है और ये r है, इसका पूरा चक्कर लगाना। तो अर्धवर्त का परिमाप होता है πr + 2r। समझ गए? और अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल सिंपल है आपको याद करने में। वर्त का याद कर लो और बटे में 2 लगा दो, πr²/2। क्लियर? तो ये 3 सूत्र आपके अर्धवर्त के हो गए।
इसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थांश की। ये इस पे आएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश आएगा ये। चतुर्थांश क्या होता है बच्चों? चतुर्थांश होता है वर्त में यदि दो व्यास लंबवत हों, दो व्यास क्या हो? लंबवत हों, इस तरह से। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ठीक है, ये चतुर्थांश कहलाता है बच्चों। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बटा 4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर बटा 4। चलिए, इसके बाद बच्चों सूत्र आते हैं, पहिए वाले सवाल आते हैं हमारे पास। क्या आते हैं? पहिए वाले प्रश्न। पहिए वाले प्रश्नों में हमसे जो पहिया होता है ना, किसी भी साइकिल का हो सकता है, मोटरसाइकिल का हो सकता है, कार का हो सकता है, वो ऐसे चलता है, पूरा चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो कुछ दूरी तय करेगा वो। तो पहिए वाले प्रश्नों में दूरी का सूत्र याद रखना है। पहिया जब चलता है तो क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। भाई पहिया जब चलेगा तो क्या लगाएगा? वो चक्कर लगाएगा। तो दूरी का सूत्र होता है चक्करों की संख्या इंटू 2 पाई आर। चक्करों की संख्या इंटू 2 पाई आर। समझ गए? इसके बाद हमें एक टॉपिक और करना है, यहां से मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा। सकेंद्रीय वर्त। देखो, अब इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो है सकेंद्रीय वर्त क्या होता है। सकेंद्रीय वर्त ऐसे दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। एक वर्त ये रहा, एक इसके बाहर, लेकिन केंद्र एक होना चाहिए उनका। बनना एक ही जगह पर रखा नहीं, प्रकार को लिया, एक जगह बनाया, थोड़ा सा खोल लिया, फिर बना दिया और बना दिया, लेकिन रखना यहीं पर है। केंद्र एक ही होना चाहिए। दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र एक ही होता है उसको सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। और ये होता है सकेंद्रीय वर्तों से घिरा क्षेत्र। सकेंद्रीय वर्त है तो दो वर्त होंगे इसमें। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या को छोटे आर से दिखाएंगे, बड़े वाली त्रिज्या को बड़े आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो बनेगा सकेंद्रीय वर्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको हम रास्ते का क्षेत्रफल भी कहते हैं। रास्ता बोल लो, पथ बोल लो, सड़क बोल लो, कोई बनी हुई किसी तरह से लैंग्वेज में आता है ये, का क्षेत्रफल भी होता है। तो भी हमसे यही सूत्र पूछेगा वो, ये लगाना है हमें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये क्या चीज़ है? बड़े वाले वर्त में से छोटा वाला वर्त हमने माइनस कर दिया है। तो ये जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं ये सारे हमारे काम आएंगे। 15 पॉइंट जो एक एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर हमारे काम आएंगे। इन सूत्रों को याद कीजिए और फिर 15 पॉइंट एक एक्सरसाइज देखिए।